हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक फाइनल वीडियो लेकर आए हैं आपके नीट एग्जाम में जाने से पहले के लिए। आज के वीडियो में हम प्रॉपर वो डिस्कस करने वाले हैं जो फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हर साल हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जब हमारे पास लास्ट में एग्जाम देकर आते हैं ना, तो उनके पास कुछ बहुत कॉमन से कंसर्न होते हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी और ऐसा करने में ये मिस्टेक हो गई, ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक हो गई, या वहां पर जाकर मुझे इसका आंसर ही याद नहीं आ रहा था। तो देखो, कंसर्न तो बहुत सारे हैं और कोशिश ये करनी है कि इनको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर दें, जितना अवॉइड कर सकते हैं। तो अब उसको अवॉइड कैसे करेंगे, इसके लिए आज का वीडियो आपके पास हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारे चीजों का एक होल सोल सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप खुद अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। और ये भरोसा आपके ऊपर आपके अंदर लाने के लिए मैं बस आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं, और वो है ये कि आपने इस दिन के लिए अपनी लाइफ के 2 या 2 से ज्यादा साल लगाए हैं। आपने इस दिन के लिए अपनी लाइफ के 2 या 2 से ज्यादा साल लगाए हैं और आप अपने लास्ट डे के किसी छोटे से नेगेटिव इवेंट की वजह से इस पूरी होल सोल मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। सिंपल सी बात कि भाई हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए आजकल में, कोई छोटी मोटी बड़ी बात, लेकिन उससे हम इस चीज को इफेक्ट कराएं, ये बहुत बुरी चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि भाई हमने अपनी लाइफ के 2 साल स्पेंड करें, किसी से 3 साल करें या उससे ज्यादा भी करें, ये गलत नहीं है। 2 साल लगाना गलत नहीं है। आप हर इंसान अपनी अपनी फेज, अपनी अपनी साइकिल को चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस पूरे इवेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा इवेंट जो मैंने 2 साल 3 साल मेहनत करी, जो पढ़ा मैंने, ये मेरी स्ट्रेंथ हो। आपने 12th के बाद एक एक्स्ट्रा ईयर लगाया, ये आपकी स्ट्रेंथ हो। बात समझ में आ रही है? और इसके लिए हमें रहना है सबसे पहले एग्जाम इन्वायरमेंट पर जाने के लिए, एग्जाम के अंदर जाने के लिए कॉन्फिडेंट एज वेल एज मेंटली हेल्दी। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। क्यों? कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी चीजें हो जाती है कि हमें लास्ट टाइम पे लगने लगता है कि अरे यार मैं ये वो चैप्टर भूल रहा हूं, मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये चीज एग्जाम देने के बाद भी लगेगी कि यार वो वाला फॉर्मूला तो याद ही नहीं था, अगर उस पर सवाल आया था तो मैं कर ही नहीं पाता। तो ये एक अनएंडिंग थॉट है, इसको यहीं पर राइट एट दिस मोमेंट, अगर तुम मेरी वीडियो जिस पल देख रहे हो उस मोमेंट पे एंड कर देना है कि मुझे वो फॉर्मूला नहीं आता, उस पर सवाल आएगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। खत्म कर दो इस चीज को। आपको बस अब ये बात याद रखनी है दैट बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट हम कंप्लीट हैं। इस पूरी मेहनत के बाद हम कंप्लीट है। बिकॉज मैं आपसे हमेशा एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ऑप्टिमम नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज की जरूरत नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना पढ़े जाओगे और बहुत कॉन्फिडेंट रहो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि एक ऑप्टिमम नॉलेज चाहिए। उसके बाद जो है ना, हमें चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। जिस मोमेंट पे आप एग्जाम सेंटर के अंदर पैर रखते हैं, उस मोमेंट पे सबसे पहली चीज जो आपकी टेस्ट होगी ना, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। नॉलेज तो बाद में होगी, तुम पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, सही करोगे गलत करोगे, उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा कि आप खुद कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आप नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना है बस कि सारा काम इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर का टैग चाहते हो और तुम उस चीज के लिए कितना श्योर हो। भाई सिंपल सी बात, मैं अगर एग्जाम देने जाऊंगा और पहले से ही अनश्योर रहूंगा, मैं पहले से ये बात मान लूंगा कि यार मैंने तो सुना था कि इस साल से नीट और एम्स मर्ज हो गया है,
एक बहुत कॉमन कंसर्न इस साल पूरी साल हमने क्लियर करा है कि सर नीट और एम्स मर्ज हो गया है, पेपर बहुत टफ आने वाला है। तो एक बात बताओ, पेपर टफ आएगा या आसान आएगा? देना तुमको है ना, और जो जैसा भी आएगा वो भी किसी को नहीं पता है। तो उस जो चीज पता ही नहीं है उसके बारे में शुरू से ये नेगेटिविटी पालने का क्या मतलब है? पेपर टफ आएगा तब भी तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पेपर इजी आ जाएगा तब भी तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो भाई अभी ये दिमागी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? ठीक है ना। बहुत से कंसर्न है कि सर इस साल में पेपर टफ आ गया था, वैसा आ गया तो भाई तो क्यों? हमें तो सॉल्व करना है, एग्जाम में बैठे होंगे करेंगे, सिंपल सी बात। आसान आ जाए, मुश्किल आ जाए, ठीक है ना, कैसा भी आ जाए, मेरा काम है एग्जाम देकर आना, देकर आएंगे। तो अब बात ये आती है कि सर ठीक है, ये तो सारी बातें आपने अच्छी कर दी, पर मुझे क्या करना चाहिए कि हम उस टाइम तक नॉर्मल रहें, अच्छे से अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ एग्जाम को दें। तो वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपके लिए है, जो आप करेंगे, सिंपल 12 ऑफ सितंबर। देखो, अगर मैं आपसे 12 सितंबर की बात करता हूं तो 12 सितंबर को करने के लिए क्या है? देखिए, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 12 सितंबर को क्या पढ़ना, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हर इंसान का अपना एक प्लान होता है कि सर मैं 12 को फॉर्मूले रिवाइज करूंगा, मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा, मैं ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा, मैं वेव रिवाइज करूंगा, कोई और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, ये रिवाइज करूंगा। वो अपना अपना है। पर मेरी एक एडवाइस है कि सारे काम कोशिश करना कि आप 12 तारीख को रात को 10 बजे तक कंक्लूड कर देना, 10-10:30, नॉट स्ट्रिक्ट ऑन दैट। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपका एक गुड स्लीपिंग टाइम है वहां तक कवर कर देना है, 10-10:30 जो भी। इसके बाद हमें कहने का मतलब क्या है ना, एक प्रॉपर नींद चाहिए। हम एग्जाम में स्लीप डिप्राइव होकर नहीं जाएंगे, हमें एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास हमें एक मेंटल रेस्ट चाहिए, हमें अपने दिमाग को थकाना नहीं है। क्योंकि ये बात तुम्हें पता है, ये बात तुमने खुद एक्सपीरियंस करी है कि अगर तुम मान लो 6 घंटे लगातार पढ़ो एकदम बिना किसी ब्रेक के, तो 7वें घंटे में तुम बस किताब लेके बैठे होते हो, दिमाग उतना वो चीजों को ग्रैस्प नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, क्वेश्चन करना शुरू करें, तो दिमाग में ना वो थकान नहीं हो कि अरे यार रात भर जागे हैं, कैसे होगा, ठीक है ना। या मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में 2-2 बार रिपीट करना पड़ रहा है बिकॉज उतना ज्यादा हम वहां पे अपना दिमाग कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे। तो उसके लिए मेरी आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है कि यार को जो करना है 10, 10:30, 11 सो जाना, एक अच्छी 8-9 घंटे की प्रॉपर नींद लेकर ही एग्जाम सेंटर में जाना है। ये वाला काम नहीं करना है कि सर एग्जाम से पहले मैं इतना डर गया कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। देखो, डर बहुत इंपॉर्टेंट, डर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डर होना चाहिए, ज्यादा डर नहीं होना चाहिए। आप डर को मोटिवेशन भी बना सकते हैं और डर को डीमोटिवेशन भी बना सकते हैं। तो डर को मोटिवेशन बनाना है, डर आपको ये इसलिए मोटिवेट करे कि हाँ भाई मुझे अच्छा करना है, डर ये ना करे कि मैं क्या ही कर पाऊंगा। बात समझ में आई? तो नो डाउट आजकल के इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम हमारे सामने है, बट फिर भी आपको ये सोचना है कि भाई मैं 2 साल मेहनत करके आया हूं, मैंने बहुत पढ़ाई करी है और अब मैं कंप्लीट हूं। सिंपल सी बात, मैं कंप्लीट हूं, अपने बारे में ये सोचना है। अपने बारे में हर इंसान अच्छा सोचना चाहता है, तो आपको एग्जाम के दिन तक अपने बारे में अच्छा ही सोचते हुए जाना है कि मैंने तैयारी करी है, मैंने अपनी लाइफ के 2 साल 3 साल लगाए हैं और आज मैं नीट के लिए कंप्लीट हूं। पहली बात ये तो हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेंगे आप? तो उसके बाद की बात देखो ये होती है कि भाई हम जब सुबह 13 को उठेंगे, देखो वैसे तो अब बात क्या है कि एग्जाम 2 बजे से है, आपकी एंट्री लगभग 12 बजे 12:30 के आसपास से होगी। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि कुछ पढ़ना अवॉइड करना, एटलीस्ट कम से कम, मतलब तुम्हारा बहुत दिल है कि नहीं सर कुछ रिवाइज ही करना है,
तो एटलीस्ट कम से कम 10 बजे के बाद से कुछ मत पढ़ना। 10 बजे के बाद से कुछ मत पढ़ना और सिर्फ रिलैक्स रहना क्या, और ये थॉट रखना दिमाग में दैट आई एम कंप्लीट, मैं पूरा हूं एग्जाम देने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए। ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि यार ये हो गया तो क्या, जो हो गया वो वाले दिमाग मत लगाना कि ये होगा तो वो हो जाएगा, टफ आएगा तो ये हो जाएगा। ये सारे काम नहीं करने। तो 13 को आपको कोशिश करनी है अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर, एक अच्छी स्लीप लेकर आप एग्जाम में जाएं और थोड़ा सा अवॉइड करें कि आओ ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, लास्ट 1 घंटे में ये रिवाइज कर लूं। क्योंकि मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप अपने 2 या 3 साल की मेहनत को 1 घंटे में कंसाइज नहीं कर सकते। दैट 1 आवर कैन नॉट डिसाइड कि आपने पिछले 2-3 साल में क्या किया था। वो डिसाइडर आर नहीं है, आपने 3 साल मेहनत करी है वो डिसाइडिंग है। उस 1 घंटे में तुम क्या ही पढ़ लोगे, बल्कि अपने दिमाग में एक कंफ्यूजन और क्रिएट कर बैठोगे। क्योंकि जब तुम उस वक्त रिवाइज कर रहे होगे, बाई चांस तुम्हें लगा कि यार वो भी रिवाइज कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, तो वो दिमाग में आ जाएगा कि अगर यार पूरा रिवाइज कर लिया होता ना तो अच्छा होता। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने जितना पढ़ लिया है, मैं क्या बता रहा हूं, 12 तारीख को रात को 10-11 बजे तक पूरी पढ़ाई कंक्लूड कर लो, कुछ ना छोड़ो। लास्ट में पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर ये उसके बाद ना अवॉइड करना है कि लाओ, क्योंकि थॉट्स आएंगे दिमाग में कि यार उसका फॉर्मूला क्या था, उसका डेफिनेशन क्या थी, ये आएंगे, अवॉइड करना है। क्योंकि ऐसे तो यार मैं क्या बताया, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको हमेशा ये बात लगेगी कुछ रह गया, आपको हमेशा ये बात लगेगी कि कुछ रह गया। तो एक सबसे लास्ट बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एग्जाम में एंटर होने के बाद, एक तो यह है कि आपको अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ जाना है, ये कॉन्फिडेंट रहकर कि आप कंप्लीट हैं। उसके बाद जैसे ऑर्डर में तो ये आता है कि सर पेपर कैसे शुरू करना है, तो वो आपसे मोहित सर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं OMR फिलिंग के लिए। देखिए OMR फिलिंग का क्या है कि मैं आपको कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना चाहता हूं जिस पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए पहली बात तो ये कि सारे सब्जेक्ट की OMR फिलिंग लास्ट तक कैरी करके नहीं रखनी है कि मैं पूरे 180 क्वेश्चन की फिलिंग लास्ट में करूंगा। देखो बहुत से लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब ऐसा करते हैं, सब छोड़ देते हैं, नहीं, कुछ लोग जो करते हैं मैं उनको रोकना चाहता हूं। दूसरा, आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डेटा होता है वो भरना होता है, तो बहुत केयरफुली फिल करना है, बिकॉज आपको पता है कि भाई ऊपर नीचे सर्कल्स ही रीड होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो मेरी एक एडवाइस है कि आप लगभग 20-20 क्वेश्चन के सेट में OMR को फिल करें एटलीस्ट, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज करें, अदरवाइज वरना 20-20 सेट में करें। और 20-20 के सेट में करते टाइम जब आप क्वेश्चन का पहला सर्किल फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा कि आपके पेपर में 1 to 45 केमिस्ट्री है और उसके बाद 46 to 90 फिजिक्स, और आप सपोज 50 क्वेश्चन नंबर से 70 तक की OMR फिल करना चाहते हैं, तो प्लीज मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, पर अगर ये गलती हो गई ना तो रिग्रेट बहुत बड़ा होगा। क्या कि अक्सर लोग करते क्या है कि जल्दबाजी में 50-70 तक भरना है, और जब सर्किल भरना शुरू करें तो 49 वाले का सर्किल फिल कर दिया, एक नंबर से सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, एक नंबर से। कि आपको सवाल फिल करना था कि मान लीजिए ये हमारे पास, हम इस जगह पर थे कि भाई ये 49 क्वेश्चन, ये 50, ये 51, या तो हमने यहां से शुरू कर दिया या हमने यहां से शुरू कर दिया, तो सीरीज खराब हो जाती है। और हुई है, मैं ये ऐसा नहीं हर बार हुई है, हर बार होती है, 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी सीरीज गड़बड़ हो जाती है और इकट्ठा 10 सवाल जाते हैं। तो प्लीज पहला क्वेश्चन जब आपने 20 का सेट चूज करा फिलिंग करने के लिए, तो कौन सा क्वेश्चन पहला है इस पर ध्यान देना है नंबर पे। और उसके अलावा एक और मैंने एक बहुत कॉमन चीज ऑब्जर्व करी थी जो मुझे किसी बच्चे ने बताई है, ठीक है, इतने तो एग्जाम मैंने दिए नहीं है कि हर बार का मेरा एक नया एक्सपीरियंस हो, तो ये तुम लोगों का कॉमन शेयर एक्सपीरियंस है। तुम लोग मुझे आकर बताओगे, तुम्हारे जूनियर्स को ट्रांसफर करा जाएगा।
अब क्या हुआ कि हमने जब क्वेश्चन की फिलिंग करना शुरू करी तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि मान लीजिए उन्होंने 20 तक सवाल सॉल्व करा और 20 तक सवाल सॉल्व करने में उन्होंने सर्किल नहीं फिल करे, वो इस तरीके से डॉट्स मारते हुए जाते हैं, ज्यादा हो गया डॉट, ऐसा मानो डॉट्स मारते हुए जाते हैं और लास्ट में सारे डॉट मारने के बाद इनको भरते चले जाते हैं। तो उसमें आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तरीका गलत नहीं है, बट जब तुम डॉट भी मारना तो उस क्वेश्चन के लिए एकदम श्योर होना, बिकॉज नीट का जो OMR रीडर है वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपको बाद में ख्याल आया कि सर इसका आंसर डी नहीं C होना चाहिए था और आपने इस पे तो एक बहुत माइन्यूट सा डॉट मारा है पर ये पूरा फिल कर दिया है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका इनकरेक्ट मेरी काउंट होगा। वो आपके उनका जो रीडर है वो बहुत छोटे स्पॉट पे डिटेक्ट कर लेता है, बहुत छोटा स्पॉट भी उनके डिटेक्शन में आता है। तो ये छोटी मोटी सीधी मिस्टेक्स हैं जिनको कोशिश करें कि आप लोग अवॉइड करें और हर बार अपने एग्जाम में किसी भी डिप्रेसिंग मोमेंट पर बीच एग्जाम में भी एक बात को याद रखना कि तुम जो हो ना कंप्लीट होकर आए, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट है और अगर जस्ट इन केस कोई सवाल कोई चीज तुमसे वहां पे नहीं हो रही है तो उस जगह पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हो सकता है ये क्वेश्चन खराब हो और मैं अभी भी क्या हूं, सही हूं। इसके आगे से मोहित सर कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, देखो आपको सर ने बताया कि एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है और हमारे किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, आपको मालूम है कि भाई आपको 180 क्वेश्चन का प्रॉपर एक सेट मिलेगा और आप कह सकते हैं भाई आपके पास में क्वेश्चंस का जो ठीक है आप कह सकते हैं क्राइटेरिया उससे जो सीक्वेंस होना चाहिए। मैं अगर उस सीक्वेंस की बात करूँ मतलब मेरा एक आप कह सकते हैं सजेशन है, वो आपका अपनी एक मर्जी है। वैसे मैं चाहूंगा कि जो आप सीक्वेंस फॉलो करें पेपर में वो सीक्वेंस सिंपल आप जो वो ठीक है बायो केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स का फॉलो करें। आपको मालूम है बायो आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट है। बायो में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं और बायो में जो भी क्वेश्चन है मैंने जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले बात है पेपर को आप हाईली एक्साइटेड फॉर्म में अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल बोरियस फॉर्म में बैठे हुए रोने वाली फॉर्म में बैठे हुए और पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपको एक एक्साइटमेंट होना चाहिए पेपर लिखने के लिए, हाँ भाई आई एम एक्साइटेड, है ना, एक जोश होना चाहिए आपके अंदर में कि अब आप पेपर लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एफिशिएंटली आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप जब भी मतलब बायो आप सॉल्व करते हैं 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो बायो को सॉल्व करने में आप हार्डली 30 to 40 मिनट लगाएंगे। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये विद OMR फिलिंग है। ऐसा नहीं कि हमने पहले मतलब क्वेश्चन कर लिया और बाद में हम जो OMR फिल करने में लग गए। मतलब जो भी बायो को मैक्सिमम टाइम आप देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम में वो आप 30 से 40 मिनट का टाइम दीजिए। हो सकता है जब आप फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मे बी पॉसिबल कोई क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आ जाए जो एक बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो, जो इसके बारे में आपने आज तक ना पढ़ा हो, है ना। या हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन ही अलग लग रहे हो, या मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो कि वो हो सकता है कि किसी ऐसे टॉपिक से आए जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक था लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन पर आपको स्टक नहीं होना है। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन पर रुक गए और सोच रहे हो उसके बारे में कि हाँ भाई क्या होगा, दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो उसमें से। नहीं, आपको एग्जाम के टाइम ये सारी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करना। आपको क्वेश्चन आता है, आपने टिक किया, नहीं आता है, आपको लगता है रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई बाहर से आया हुआ क्वेश्चन है, या हो सकता है कि भाई उसका डेटा गलत है, कोई मिसप्रिंट हो गया किसी भी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर अगर है, मतलब हो सकता है बाउंस पॉइंट से 2 ऑप्शन सही है तो आपको उस टाइम पर रुकना नहीं है, आप उसे स्किप करिए और अगले क्वेश्चन पर आपको बढ़ना है। मे बी पॉसिबल जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके साथ में किस तरह की बात भी आ जाएगी, भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे अभी नहीं हो रहा है लेकिन मैं थोड़ी देर बाद इसे कर सकता हूँ, तो कोई नहीं, आप उस टाइम पे भी स्किप करिए। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आप फर्स्ट मूवमेंट में फर्स्ट मूव में आप कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो उस टाइम पर आप उसे ठीक है आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए स्किप करिए, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और ये भी कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसे आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, या तो उसमें सर्किल करिए, काम करिए, जो भी क्वेश्चन है उसमें बॉक्स बना दीजिए
ताकि बाद में जब आप पलट के देखें तो आपको ऐसा ना हो ढूंढने में ही टाइम निकला जा रहा है कि भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब ये वाला नहीं किया। ये नहीं, मतलब एक बार में नजर पड़ती दिख जाएगी हाँ इस पेज पर ये वाले क्वेश्चन रह गए मुझसे जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए। प्लस ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात क्या है, एग्जाम में आपका मेंटल लेवल सबसे आप रहना चाहिए। सबसे जरूरी चीज एग्जाम लेवल, जब एग्जाम में आप बैठे हो तो 3 के 3 घंटे आपका मेंटल लेवल 200% पर रहना चाहिए। आप एक्साइटेड फॉर्म में रहने चाहिए पूरे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। और बरगा उसके लिए भाई हो सकता है कि हमने मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, मे बी पॉसिबल मैंने क्वेश्चन देखे और मुझसे शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि अब मुझे बाकी के उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन ही नहीं होंगे या स्ट्रेटेजी बदल दी कि हाँ भाई इस टॉपिक इस सब्जेक्ट के मुझसे 5 क्वेश्चन नहीं हो, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट करने चला जाता हूँ। नहीं, आप 6वां क्वेश्चन देखिए वो आपसे होगा, ठीक है। तो अगर बाई चांस मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नंबर नहीं होते हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि 45 के 45 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं ऐसे नहीं है जो आपसे होंगे ही नहीं। हो सकता है कि पेपर सफलिंग के टाइम पे ऐसा हो गया हो कि जो क्वेश्चन बहुत टफ थे या जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे वो एक साथ अरेंज हो गए और वो आपके साइड में सबसे पहले पड़ गए। इसलिए आप उनको स्किप करिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और हमेशा मन से सोचते रहिए कि ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन कर लूंगा, मुझे मालूम है मैं कर लूंगा। इंटरनली आप जितना खुद को बूस्टअप कर सकते हैं एग्जाम में उतना आप बूस्टअप करिए। तो एग्जाम से पहले मैं बूस्टअप करूं, कोई और बूस्टअप करे, आप नो डाउट एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आपको पेरेंट्स बूस्टअप करेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको बूस्टअप करने वाला कोई नहीं होगा। वहां सिर्फ आपकी अगर स्ट्रेंथ है तो वो आप हैं, आप खुद को मोटिवेट करेंगे, आप खुद को बूस्टअप करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन एग्जाम टाइम योर स्ट्रेंथ इज ओनली यू, सिर्फ आप हैं। आप खुद को जितना मेंटली अप कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लाइए मन के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन। हाँ, हमेशा पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आना है। एग्जाम में किसी टाइप का कोई स्ट्रेस बियर नहीं करना है, एग्जाम में कोई काउंटिंग नहीं करनी है कि हम एग्जाम में काउंट कर रहे हैं कि हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए, अब ये वाले 10 और हो गए, 60 हो गए, मेरे इतने मार्क्स बन गए। नहीं, आपका ये सब काम नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आप पेपर लिखने का काम है। आपको 180 क्वेश्चन का एक सेट मिला हुआ है, मुझे जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये भी नहीं कि 180 सॉल्व करने हैं, भाई टॉपर का भी 720 मार्क्स नहीं आता है, आपको तो हार्डली 160 क्वेश्चन सही करके आना है अपने सिलेक्शन के लिए। इसलिए आप प्रॉपर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को छोड़ते टाइम भी ध्यान रखिए भाई कौन सा क्वेश्चन रह गया। फिर बात आती है भाई आपने बायो वाला पेपर अटेम्प्ट किया, उम्र फिल किया, पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री पे। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि भाई एज अ केमिस्ट्री टीचर मैं आपसे कहूंगा कि आप केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक को प्रेफर करें। तो भाई ऐसा पोर्शन है इनऑर्गेनिक जो जनरली आसान होता है, सिंपल थ्योरेटिकल होता है, आप उसे फर्स्ट 1 टाइम में टिक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक टिक करिए। जो भी पेपर आप देखते हैं भाई सिंपल एक पेपर पर आपको बड़ा हार्डली 5 क्वेश्चन मिलते हैं, देख लीजिए उनमें से इनऑर्गेनिक का लगता है आप उसे टिक मार दीजिए। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लिखिए। फिर स्ट्रेटेजी वही रहेगी, भाई मान लो कोई नया रिएजेंट आ जाता है, ऐसा रिएजेंट है जिसके बारे में आपने कभी पढ़ाई नहीं, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके बारे में आपने देखा ही नहीं, तो सिंपल उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उसके लिए सोचते नहीं रहना, हर टाइम में बैठ के दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना। बात आती है उसके बाद में आप फिजिकल में इस तरह का एक स्ट्रेटेजी अपनाइए। अगर मान लीजिए आप नहीं अपनाते, आप सिंपल नॉलेज सीक्वेंस में जाना चाहते हो तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट एक सजेशन है। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं ये काम पूरा आपका 40 मिनट में होना चाहिए, लेकिन विद ओएमआर फिलिंग। ये जो भी काम हमने किया है 40 मिनट में हमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा करना है। अगर हम इस तरह से फ्लो में मूव करते हैं तो हमें कह सकते हैं हम ऑलमोस्ट 80 मिनट के अंदर कम से कम बायो और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को पूरा कर सकते, और ये आप कर लोगे। अगर आप फुली एक्साइटेड फॉर्म में होंगे तो इतने टाइम में आप आराम से दोनों पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास में फिजिक्स के लिए पूरा 100 मिनट बचा हुआ था। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो हार्डली आप लोग इस तरह का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज पे आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिलते हैं, आप एक नजर 5 क्वेश्चन पे डालिए। भाई आपने 2 साल तैयारी की तो इसका आइडिया आपको है, आपने तमाम टेस्ट पेपर आज से पहले लिखे हैं, तो आपको इसका आइडिया है कि जब भी आप उस पर नजर डालेंगे क्वेश्चन पर तो आपको लग जाएगा हाँ भाई क्वेश्चन मुझसे आता है, क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। तो उस पेज पे जैसे मानिए सपोज 5 क्वेश्चन आप 5 पर नजर डालिए और आपको लगा कि हाँ भाई इसमें 3 या 4 क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं, तो एक ही बार में आप उन क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दिए। जो लगता है कि भाई लेंथी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, भाई हो सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप क्या करिए उस क्वेश्चन को उस टाइम पे स्किप करिए। अगर मान लीजिए इस तरह से आप चलते हैं और सपोज करो एक पेज पर अगर 5 क्वेश्चन रहते हैं तो आपको मान लो 9 पेजेस पर 45 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, और एक पेज से अगर आपने 3 क्वेश्चन भी एक टाइम में सॉल्व किया है तो आप कह सकते हैं भाई 1 टाइम पे आपने टोटल 27 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और मैंने ये वो क्वेश्चन थे जो देख के आपको लगे थे मैंने सॉल्व कर लिए, तो इन क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। हार्डली आप कह सकते हैं विद ओएमआर फिलिंग आपने इनको 30 मिनट में सॉल्व किया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं मेरे पास में सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है,
तो फिजिक्स के आपके पास में 18 क्वेश्चन और बचे हुए सॉल्व करने के लिए। तो जो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड थे या ऐसे थे जिनमें मुझे कुछ मेमोराइज करना पड़ा, तो बाकी आप फटाफट से क्या करिए, अगले उन क्वेश्चन को उठाइए, उन्हें सॉल्व करिए। और आपको फिर भी लगता है कि हाँ भाई एग्जाम में मेरे पास अभी भी टाइम है, और ठीक है, आपके पास में अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आप मान के चलिए कि मैं मानता हूँ कि कम से कम 20 मिनट स्टिल आपके पास में एग्जाम में बचा रह जाएगा, कि आपके पास में 20 मिनट अभी भी बचा हुआ है। तो अब उन 20 मिनट में जो भी आप पहले कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए हुए हैं, जिनको आपने सर्किल कर रखा है, जिन्हें आपने सॉल्व नहीं किया, या मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा है, या फॉर्मूला याद आ रहा है तो कोई कंफ्यूजन चल रही है कि भाई ये डिवीजन में था कि मल्टीप्लिकेशन में था कि पावर क्या थी, तो उस टाइम हम उसे स्किप करके आए, तो माइंड क्या करेगा, अपने आप माइंड की ऐसी टेंडेंसी है उसे रिकॉल करा देगा उस टाइम तक कि हाँ भाई इसमें पावर 2 थी, 1/2 थी, जो भी था वो आपको रिकॉल करा देता। तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जाइए, देखिए जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए उनको अटेम्प्ट करिए और फटाफट से उनका आप ओआर में फिल करिए। आप ये सारा काम तो करेंगे, लेकिन इस काम को करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, और वो बात ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे आपको क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ना है। इवन मैं कहूंगा कि अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट दे रहा हूं, तो उस 1 मिनट में से कम आपको 30 सेकंड जो है वो क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना चाहिए, ठीक है ना। आपने नो डाउट अब्राहम लिंकन वाली कहानी सुनी होगी कि अगर मुझे पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो मैं पहले, अगर मतलब 10 घंटे में मुझे अगर एक पेड़ काटना, तो मैं पहले 8 घंटे जो अपने एक्स को शार्प करने में लगाऊंगा, ठीक है ना। और ये नो डाउट बिल्कुल सही बात है। तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में हर एक की पॉइंट जो भी आपको मिलता है उसे आप सर्किल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई हमसे कभी पूछा गया है कि भाई नॉट पूछा है ना, या आपने देखा होगा कि भाई क्वेश्चन में मुझसे करेक्ट पूछा गया है, या मुझसे क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये अंडरलाइन करिए। आपने देखा, आपने गलती पहले भी खूब की, जब आप नॉर्मली टेस्ट पेपर लिखते हैं, ठीक है, सीरीज के, उसमें आप ये काम करते हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, आपने करेक्ट वाला टिक कर दिया। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया एकदम विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोमेरिज्म, और आपने उसमें टिक कर दिया, तो वो सब गलत है। आपको इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप प्रॉपर पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, प्रॉपर आप पढ़िए उसको, उसमें जो भी की पॉइंट उन्हें आप मार्क करिए कि हाँ भाई मुझे ये सब चीज मुझे बताना है, कि नॉट बताना है, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, इन सब चीजों को आप मार्क करिए। प्लस किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन में लगे नहीं रहना है कि नहीं हम उसी में लगे हुए, हम उसी को देख रहे हैं, एकदम उसी में मतलब सॉल्व करने में लगे हुए, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं यार ये वाला टॉपिक तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये क्वेश्चन तो मैं सारे कर लिया करता था, आज एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा है। एग्जामिनेशन में किसी भी चीज को अपने ईगो पे नहीं लेना है कि आज ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरा होना है। भाई मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ या आसान करके आता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उस क्वेश्चन के 4 नंबर ही मिलने वाले हैं ना, तो मैं क्यों ना इजी वाले चेक कर लूं भाई पहले। भाई मेरे लिए तो मार्क्स मैटर करते हैं, मेरे मतलब मार्क्स मैटर कर रहे हैं, तो मैं सिंपल आसान वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करूंगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, मेंटल लेवल को पूरे एग्जाम टाइम में आपको अप रखना है, और खुद सेल्फ बूस्ट अप होना है। माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने हैं, कोई भी थॉट आपके अंदर नेगेटिव उस टाइम पे नहीं रहना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि नहीं हमारे ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, इतने मार्क्स आएंगे तो कौन सा कॉलेज। ये सब एग्जाम का टाइम नहीं है। एग्जाम के टाइम में कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी कम थी, मेरी तैयारी ज्यादा थी, मैं ये भी पढ़ के आ जाता, यार ये भी पढ़ाता तो बढ़िया रहता। आप जितना पढ़ के गए हो वो आपके लिए सफिशियंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना कभी होगी। इसीलिए प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप एग्जाम टाइम में जितना ज्यादा एक्साइटेड फॉर्म में रह सकते हैं उतना एक्साइट होकर आप पेपर लिखिए। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प होती है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, प्लीज अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखिए और खुद भी आप हेल्थ रखिए। थैंक यू।